डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैलाश मानसरोवर जो पर्वत है वो भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंस प्लेस रखता है। यहाँ की जो यात्रा है, समय समय पर जो लोग हैं, भारत के श्रद्धालु हैं, वो यहाँ के यात्रा करने के लिए जाते रहते हैं। और 2020 से यह यात्रा बंद पड़ी। उस समय उसका कारण क्योंकि कोविड 19 महामारी आई थी, तो चीन ने कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे यात्रा को लेकर। और भारत सरकार भी उस सिचुएशन में नहीं चाहती थी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंता हो या महामारी के सिचुएशन में इस चीज को लेकर ज्यादा दबाव चीन के ऊपर क्रिएट किया जाए, है ना। तो ऐसी सिचुएशन थी। अब वर्तमान में क्या संभावना है, कब तक ये यात्रा शुरू हो सकती है, भारत और चीन को लेकर इसके बीच में किस तरह का समझौता हुआ है, उन सारी चीजों को लेकर हम लोग डिटेल में बात करने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतना महत्वपूर्ण स्थल, है ना, जो ना केवल हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी जिसकी बहुत ज्यादा रेलिवेंस है, बहुत ज्यादा मान्यता है, प्राचीन तरीके से या सांस्कृतिक इतिहास में जिसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो स्थल भारत से अलग कैसे हो गया, या उसके लिए आज ऐसी सिचुएशन क्यों आ गई कि हमको वीजा लेने की जरूरत पड़ती है। क्या भविष्य में इसको लेकर भारत की कोई नीति है? क्या भारत चाहता है कि जिस तरीके से एक अनुमान है या एक मान्यता है कि प्राचीन समय में यह जो क्षेत्र था वो भारत का ही हिस्सा था, क्या फ्यूचर में ऐसी कोई संभावना है कि ये क्षेत्र भारत के अंदर आ जाए? जिस तरीके से भारत करतारपुर कॉरिडोर के लिए एफर्ट्स भारत ने किए, उस तरीके से हम लोग कैलाश मानसरोवर को लेकर भी चीजों को बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज तो आपको मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि ये लोकेशन है कहां पे, है ना। तिब्बत का ये क्षेत्र है। चीन इसको स्वायत्त क्षेत्र के तौर पर लेता है, लेकिन चीन का खुद का कंट्रोल है। तिब्बत के पश्चिमी क्षेत्र में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो आपको माउंट कैलाश पर्वत मिल जाएगा। ये ऐसा क्षेत्र है, भौगोलिक रूप से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से अगर आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु, सतलुज, इन सब का उद्गम जो है मानसरोवर झील के आसपास ही देखा जाता है। तो उस नजरिए से भी ये क्षेत्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि भारत के इतिहास में, सांस्कृतिक इतिहास में इस स्थल का बहुत ज्यादा रेलिवेंस है। जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो हिंदू धर्म के अंदर ये मान्यता है कि ये जो स्थल है वो भगवान शिव का वासस्थल, मतलब भगवान शिव जो है वो यहाँ पर कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, है ना। दूसरा अगर आप देखेंगे जैन धर्म के अंदर यह मान्यता है कि ये वाला जो क्षेत्र है या ये जो कैलाश पर्वत है, ये अष्टपद क्षेत्र का हिस्सा है ना, 8 पहाड़ियों का हिस्सा है, जहां पे जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, वो वहां पर निवास करते, उनका इस तरह का मानना है। बौद्ध धर्म की अगर हम लोग बात करें तो वो इस पर्वत को मेरू पर्वत के तौर पर लेते हैं। पहली मान्यता उनकी ये है बौद्ध धर्म के अनुसार कि ये जो क्षेत्र है वो ब्रह्मांड के केंद्र में, मतलब यहां से ही सारा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो जुड़ा हुआ है। और दूसरी मान्यता ये है कि बौद्ध धर्म में जो डेमचोक थे उनका स्थल यहाँ पे था, और यहां जाकर ही किसी बौद्ध भिक्षु को मुक्ति मिल सकती है। इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं जो हैं अलग अलग धर्मों के अंदर रखी गई हैं। उस नजरिए से हम इस मैटर को जानने का प्रयास करते हैं। 2020 में भारत सरकार ने जो है चीन की बात को मान लिया था और कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो रोक दी गई थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो लगभग जून से सितंबर तक के टाइम पीरियड में दो जगह से करवाई जाती है। एक तो अगर आप देखेंगे उत्तराखंड के माध्यम से जो लिपुलेख दर्रा है वहां से होकर यहाँ पर यात्रा जाती है, और दूसरा सिक्किम से होते हुए कहीं ना कहीं पे वो यात्रा यहाँ पर आती है। दो तरीकों से या दो रास्तों से होते हुए भारत के श्रद्धालु हों तो वो वहां पर जाकर अपने दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में 2020 में मैंने आपको बताया कि जो है इस यात्रा को बंद कर दिया गया था। सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल थी। अब जो है भारत और चीन के बीच में फिर से समझौता हुआ है, और 2025 में जो है जून के महीने में ये यात्रा फिर से शुरू होने वाली है। अब बात हम लोग ये कहते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि तीनों धर्म जो हैं, जैसे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म के अंदर इसकी बहुत ज्यादा रेलिवेंस है ना। तो ये क्षेत्र इस तरीके की मान्यता है, वैदिक ग्रंथों में भी इस स्थान का उल्लेख है, मेरू पर्वत का जिक्र जो है बौद्ध ग्रंथों में भी किया गया है, जैन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख आता है। तो ये तो लगभग कंफर्म है कि प्राचीन समय में ये क्षेत्र जो है वो भारत का हिस्सा रहता होगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अब ये इस क्षेत्र के लिए भारत को वीजा की जरूरत पड़ती है, या भारत से ये क्षेत्र चला गया? पहली चीज तो ये है कि ये क्षेत्र जो है तिब्बत के अंदर लोकेटेड है, अभी हम लोगों ने मैप पर इसकी कंडीशन को देखा। दूसरी चीज यहां पर ये है कि तिब्बत शुरू से ही स्वतंत्र देश के तौर पर रहा है, ना ही वो भारत का हिस्सा था ना ही वो चीन का हिस्सा था।
तो चीन तो जबरदस्ती, जैसे ही 1949 में चीन आजाद हुआ, चीन ने तिब्बत पर फोर्सफुल तरीके से कब्जा कर लिया और इसको अपना एक स्वायत्त क्षेत्र के तौर पर लेने लगा, है ना। चीन की सेना जो है पूरे तरीके से कंट्रोल करती है तिब्बत के क्षेत्र को। हम लोगों ने कुछ दिन पहले ये भी बात की थी कि अमेरिका की तरफ से 2024 में एक अधिनियम पारित किया गया है जिसके अंदर तिब्बत के अधिकारों को लेकर सख्त तरीके से इन चीजों को उठाने की बात कही गई है। तिब्बत की आजादी को लेकर बात कही गई है। तिब्बत में जो लोग रहते हैं, चाहे वो लामा हो चाहे आम जनता हो, ऐसी सिचुएशन में उन लोगों के अधिकारों को लेकर या मानवाधिकारों की रक्षा को लेकर अमेरिका में ये बिल जो है पास हुआ है, जिसको लेकर चीन की तरफ से सार्वजनिक तौर पर विरोध प्रदर्शन जताया जा चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में भारत सरकार की किस तरह की नीति तिब्बत को लेकर रही? पहली बात तो ये है कि भारत पहले तो तिब्बत को स्वतंत्र देश के तौर पर ही लेता था, लेकिन जब चीन के साथ चीजें हमारी बहुत ज्यादा खराब हो गई तो चीन ने नैतिक तौर पर दबाव क्रिएट किया, तो हमने चीन का आंतरिक हिस्सा या स्वायत्त हिस्से के तौर पर तिब्बत को ले लिया। कई रणनीतिकार इस बात को लेकर बोलते रहे हैं कि भारत को तिब्बत की आजादी को लेकर सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि चीन, आपको पता है कि किस तरीके से जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से सी पैक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को निकाल रहा है, और वहां पे उसने बहुत सारा क्षेत्र जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का अपने कंट्रोल में लिया हुआ है ना। चाहे पाकिस्तान ने लीज पर दिया है, लेकिन क्षेत्र तो वो हमारा है ना। चीन ने अक्साई चीन पर भी कब्जा कर रखा है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। तो फिर भारत जो है, इवन चीन जो है अपनी हथेली मानता है तिब्बत को, और फाइव फिंगर्स के तौर पर जो है भूटान हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, अक्साई चीन हो, लद्दाख, इन सबको अपना हिस्सा मानता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो खुलकर भारत की चीजों को अपना दर्शाता है, तो भारत सरकार क्यों चुप रहती है इस चीज को लेकर? भारत को भी तिब्बत के मैटर को उठाने का प्रयास करना चाहिए। ये कई बार बात जो है, या कई बार ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा है, टॉपिक ऑफ डिबेट भी इसके बारे में होती रही। अब ऐसी सिचुएशन में भारत को किस तरह की नीति का पालन करना चाहिए? पहली बात तो ये है, क्या भविष्य में कोई ऐसी संभावना हो सकती है कि कैलाश मानसरोवर को लेकर ये क्षेत्र जो है भारत के किसी तरीके से भारत के नियंत्रण में आए, या भारत का यहां पर कंट्रोल रहे? ऐसी कोई संभावना है? पहले तो हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि देखो, ये चरणबद्ध तरीके से ही पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए, आपको सबसे पहले तिब्बत के मैटर को उठाना होगा। तिब्बत अगर आजाद होगा तो हमें तिब्बत से बात करनी होगी इस क्षेत्र को लेकर, इस क्षेत्र की इंपॉर्टेंस को लेकर। और भारत सरकार बहुत सक्षम है, आपको पता है कि इस तरह के मैटर को डील किया जा सकता है। बात सिर्फ यात्रा की नहीं है, बात यह है कि इतना पवित्र स्थल होने के बावजूद भी हमारे देश के नागरिकों को, जिनका प्राचीन तौर पर यहां से लेना देना रहा है, संबंध रहा है, उनको वहां पे वीजा लेकर जाना या चीन पर डिपेंड करना, जैसे मैंने आपको बताया 2020 से चीन ने चीजों को रोक रखा है, रिस्ट्रिक्शन चीन के द्वारा लगाई जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में भारत के जो लोग हैं वो थोड़ा सा, उनका कहीं ना कहीं पे एक आध्यात्मिक जो मैटर है उस पर प्रभाव पड़ता है, या एक जो आस्था है उसको लेकर एक सवालिया चिन्ह खड़ा होता है। ऐसी सिचुएशन में भारत तिब्बत के साथ बातचीत करके इस चीज को, कल को थोड़ा सा इस क्षेत्र को अपने के अंदर ले भी सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन मैटर ये है कि तिब्बत के मैटर को भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए थोड़ा सोचना होगा। चाहे हम इस चीज को फ्यूचर में कैरी ऑन करें ना करें कि तिब्बत स्वतंत्र हो, लेकिन हमें इस बात को लेकर नैतिक दबाव चीन पे क्रिएट करना चाहिए कि अगर हम तिब्बत के मैटर को उठाएंगे ना, तो चीन हो सकता है अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीजों को पीछे ले, या अरुणाचल प्रदेश पर अपना जो दावा बढ़ाने का प्रयास करता रहता है, भूटान पर अपना दावा बढ़ाने का प्रयास करता रहता है, सिक्किम को अपना हिस्सा मानता है, लद्दाख को अपना हिस्सा मानता है। इस तरह की चीजों से चीन थोड़ा सा पीछे हटे, है ना। और सीमा पर जो लगातार टकराव चीन क्रिएट करता रहता है, उन सब चीजों से भी वो पीछे हट सकता है। तो मुझे लगता है इस टॉपिक को लेकर थोड़ी बहुत समझ जो है आपके अंदर क्रिएट हो पाई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।